हेलो। वेलकम टू ई शिक्षा हट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन पार्ट वन फिजिक्स क्लास 12। ठीक है। हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है, जेई भी होने वाले हैं, नीट भी होने वाले हैं, सीयूईटी भी होने वाला है। तो उन सभी के रिगार्डिंग ये रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई एम अ फाउंडर ऑफ ई शिक्षा हट। मेरा नाम त्र्यंबक तिवारी है। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग में। मैंने क्वालिफाई किया बोथ जेई गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में। 100 स्टूडेंट्स को 5 इयर्स में मैंने पढ़ा चुका है। मैं मोटिवेटर हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, मेंटोर भी हूँ। टीच कर चुका हूँ वेरियस प्लेटफॉर्म में सिंस 5 इयर्स में। और मेरा जो सब्जेक्ट है जेई नीट फिजिक्स और जेई मैथमेटिक्स। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं तब। ओके। सो ई शिक्षा हट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स गिवन हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक गिवन हुए हैं, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी रन करती है। ये हमारा वेब पेज है और ये यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 24/7 हमारी टीम आपके साथ है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी अबाउट द कोर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो we often observe a spark or hearing crackling sound when we take off our woolen clothes or synthetic clothes. Apart from this, sometimes we experience a sensation of very light electric shock while opening the door of car after sliding from the seat. ये कुछ थ्योरी है ना, थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं, उसके बाद से फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक थ्रू आवर बॉडी विच गॉट accumulated ड्यू टू द रबिंग अगेंस्ट द क्लोथ्स और द मटेरियल ऑफ द कार शीट। बेसिकली ये समझा ये रहा है कि कभी कभी जैसे कि हमें शॉक सुनाई देता है, मतलब जैसे कि सिंथेटिक या वुलन क्लोथ से और डोर से भी कभी कभी इन सब से कभी कभी हल्का फुल्का शॉक सुनाई दे देता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली डिस्चार्ज, चार्जेस का डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू आवर बॉडी, हमारे बॉडी के थ्रू, विच गॉट accumulated ड्यू टू रबिंग अगेंस्ट द क्लोथ्स और द मटेरियल ऑफ द कार शीट। हम कभी कभी कार की सीट पे बैठते हैं ना, तो जब हमारी बॉडी उससे करती है टच ना शीट से, तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी क्या होता है, चार्जेस डेवलप होते हैं। और ये वही सारे चार्जेस हैं। ठीक है। इन 600 BC द ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व दैट द एम्बर एक सब्सटेंस है, व्हेन रब्ड विद अ वूल, जब उसको वूल के साथ रब किया जा रहा है, एक्वायर द property of attracting objects like small bits of paper, dry leaves, dust, particles, etc. There are many other substances like amber which can also acquire the property of attracting light objects on being rubbed with the suitable substances. ठीक है, मतलब एम्बर एक सब्सटेंस है जिसको हम जब घिसते थे ना वुलन क्लोथ से, तो उसके पास हम कोई भी पेपर लेके आते थे, ड्राई लीव्स लेके आते थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो उसपे चिपक जाता था, अट्रैक्ट कर जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास रॉड being rubbed with a silk, with an ebonite rod on being rubbed with a fur, a plastic comb on being uh, run through dry air. The amber glass rod, ebonite rod और the plastic rod are said to be electrified or charged with electricity. जब इनको रब करते हैं ना, ये कंघी होती है ना, कंघी को जब बाल में ऐसे रब कर देते हैं, उसके बाद से जब पेपर के पास लेके आते हैं तो पेपर चिपकने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है ना यहाँ पे, चार्जेस मूव मूव ऑन कर रहे हैं, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। जिन चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। So wool in case of amber, steel in case of glass rod, and fur in case of ebonite rod are also found to be electrically charged. The electricity developed on this charge when they are rubbed with each other, they are called frictional electricity. In word है ना, frictional electricity है ना, frictional electricity इसका मतलब क्या हुआ? It is means electricity electricity due to rubbing और फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। सो ये हो रहा है। The electric charges so developed cannot move from one part of the object to other part. They are not moving. वो movement में नहीं है. For this reason, the frictional electricity, also known as the
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब ही यही होता है द चार्ज इज एट रेस्ट। वी आर अज्यूमिंग दैट द चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनको बोलते हैं, वो सारे इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक एट मींस रेस्ट। सो चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन motion. Okay. So when the charge is at rest, it is known as electrostatics. And when the charge is in motion, it is known as electrodynamics. ठीक है, तो हम जो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि चार्ज क्या है हमारा, रेस्ट पे है। ठीक है ना। Okay. So electrostatic deals with the study of forces, potential fields arising from static charges. If static charges means the charge at rest. ठीक है, हम चार्ज को क्या मान रहे हैं, रेस्ट में मान रहे हैं। ओके, नाउ टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। टू शो दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, टेक a glass rod and suspended it with a thread after rubbing with it with silk. If another uh, last rod rubbed with the silk is brought near it, the two rods are found to be repel each other. In the same fashion, the two ebonite rods, when rubbed with a fur, are also found to repel with each other. But when an ebonite rod with a fur is brought near the last rod rubbed with silk, the two rods are found to attract with each other. The above observation are no, led the following two conclusions. ठीक है ना, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हम क्या कर रहे हैं, पहले एबोनॉइड रॉड को ले रहे हैं जिसको रब कर रहे हैं सिल्क से, फिर एक लास्ट रॉड को ले रहे हैं जिसको रब कर रहे हैं सिल्क से। ठीक है ना, इन दोनों को जब हम रब कर रहे हैं तो दो सिमिलर, दो एबोनॉइड रॉड को लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। और दो सिल्क को भी ले, दो लास्ट रॉड को भी लेके आ रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। बट अगर हम एबोनॉइड रॉड और लास्ट रॉड को लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड ऑन अ लास्ट रॉड रब्ड विद सिल्क इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज डेवलप्ड ऑन द एबोनॉइड रॉड रब्ड विद फर। एबोनॉइड रॉड को हम फर से रब कर रहे थे, रब्ड विद फर, अरे फर समझ रहे हो ना, पंख पंख से, हाँ। और ये लास्ट रॉड को हम सिल्क से रब कर रहे थे। तो ये देखा जा रहा था कि जो दो लास्ट रॉड हैं उन दोनों को अगर पास लेके आ रहे थे तो वो रिपेल कर रहे थे। सिमिलरली दो एबोनॉइट रॉड को भी जब हम पास लेके आ रहे थे वो दोनों रिपेल कर रहे थे। बट ये अपोजिट वाले जो थे, ये लास्ट रॉड और एबोनॉइट रॉड दोनों को आपस में लेके आए, तो क्या किए, वो अट्रैक्ट किए। सो द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ सेम काइंड, चार्जेस डेवलप्ड ऑन द टू लास्ट रॉड और द टू एबोनॉइड रॉड। मतलब जो चार्ज जो डेवलप हुआ है दोनों सेम लास्ट रॉड और दो एबोनॉइड रॉड पे, मतलब वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, और दैट्स द रीजन दे रिपेल ईच अदर। while those of different kinds, charges developed on the last rod and ebonite rod attract each other because they are not similar, but the charges in the first case they are similar। ठीक है ना। लास्ट रॉड और एबोनॉइड रॉड के केस में जो चार्जेस थे, वो दो सेपरेट लास्ट रॉड के केस में सिमिलर टाइप के चार्जेस बन रहे थे। सिमिलरली दो एबोनॉइड रॉड के केस में सिमिलर टाइप के चार्जेस बन रहे थे। बट अगर दोनों अलग अलग कर रहे हैं, मीन्स दैट लास्ट रॉड और एबोनॉइड रॉड दोनों ही केस में जो चार्जेस होंगे दे आर डिफर, वो अलग अलग होंगे। ठीक है ना, बट सिमिलर केस में वो सेम होंगे। मतलब लास्ट रॉड के केस में सिमिलर चार्जेस बन रहे हैं और एबोनॉइड रॉड के केस में सिमिलर चार्जेस बन रहे हैं, बट दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे, सो द चार्जेस आर डिफर। ठीक है ना, विथ ईच अदर। Historically, the electric charge developed on the ebonite rod or amber called resinus, resinus बोलते हैं उनको, while the charge developed on the last rod is called vitreous, vitreous बोलते हैं। The American scientist Benjamin
Franklin introduced the concept of positive and negative charges in order to distinguish the two kinds of charges. अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत बड़ा नाम है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो बट हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। तो उन्होंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में, ठीक है ना। ही नेम्ड द वीट्रस एज ए पॉजिटिव चार्ज एंड रेसिनस एज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उन्होंने वीट्रस को पॉजिटिव चार्ज, वीट्रस मतलब जो एबेनॉइड रॉड पे जो बन रहा था, दैट इज नोन एज रेसिनस, और जो लास्ट रॉड पे जो बन रहा था उसको वीट्रस बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो लास्ट रॉड पे जो बना उसको वीट्रस को पॉजिटिव माना, और जो एबेनॉइट रॉड या एम्बर पे जो बन रहा था उसको नेगेटिव माना, ठीक है ना। उसको उन्होंने नेगेटिव या रेसिनस बोल दिया। द property which differentiates both the two types of charges are called polarity. Polarity का मतलब ये होता है चार्ज, that they are some kind of positive in their nature or the negative in nature. मतलब चार्ज की पोलैरिटी उसके साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ पे एक उस वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एड सेड अर्लियर व्हेन अ glass rod is rubbed with a silk, silk is found to be electrically charged, ठीक है ना। जब रास लॉर्ड को जब हम सिल्क से रब कर रहे थे तो सिल्क भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा था। इट इज फाउंड दैट द नेचर ऑफ द चार्ज इन सिल्क इज अपोजिट टू द लास्ट रॉड, thus when a last rod is rubbed with the silk, the last rod become positively charged and the silk is negatively charged। मतलब कहने का यही है, जो घुमा फिरा के ये बोल रहा है, मतलब अगर ये लास्ट रॉड इसको मान लेते हैं, लास्ट रॉड है ये, और ये सिल्क है, जब हम इन दोनों को आपस में रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड में हम पॉजिटिव मान लिए, मतलब वीट्रस, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और इस सिल्क पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप, है ना। ये नेगेटिव चार्ज, ये कहने का मतलब है। सो व्हेन अ लास्ट रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, द last rod become positively charged and the silk is negatively charged. In the same manner, when the ebonite rod is rubbed with a fur, ebonite become negatively charged and the fur becomes positively charged. Similarly, ये हमारा है हिप्पोनॉइड रॉड। हिप्पोनॉइड रॉड को जब हम रब कर रहे हैं फर के साथ इट गॉट रेसिनस, सॉरी इट गॉट रेसिनस, so resinous meaning it is negatively charged, okay, it is negatively charged। ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस हिस्ट्री है, ज्यादा ये सब नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ये बस मैं थोड़ा बताने के लिए समझा रहा हूँ। ये फर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलो। सो एम्बर इज a yellow resinous substance। एम्बर मतलब ebonite rod is a yellow resinous substance, it is hardened sap of tree similar to the pine tree। In Greek, meaning of ember is electrum, and probably the word like electricity, electric charge, electric field, electric potential, and tiny electrons owe from owe their origin from electrum। ये जो electrum word से बने, ये सी ना, electricity, electric charge, electric field, electric potential, ये electrum से बने हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट पूरा आया था, ये वही एबोनॉइड रॉड को जब हम फर से रब कर रहे थे, या जब लास्ट रॉड को जब हम सिल्क से रब कर रहे थे, तो ये वहीं से सब कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्जेस मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा आपस में, ये दूर दूर भागेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इसको पास लेके आएंगे, दूर भागे, जैसे कि मैग्नेट्स के केस में होता है, जब नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, या साउथ पोल के लिए आते हैं तो रिपेल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है अगर ये पॉजिटिव ले लिए और ये नेगेटिव ले लिए, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो and unlike charges attract each other. So this the property which differentiate between the two charges or two types of charges is called the polarity of the charge। polarity means उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है चार्ज की, मीन्स दैट अगर वो दोनों सेम नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। मतलब अगर नेगेटिव नेगेटिव ही लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे।
बट हाँ, अगर डिसिमिलर होंगे, मतलब अगर नेगेटिव लेके आए और यहाँ पॉजिटिव लेके आए, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव लेके आए तभी वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस टाइप का नेचर है, ठीक है ना। चार्ज डेवलप ऑन एम्बर इज कॉल्ड द रेजोनेंस एंड द एम्बर इज रेजिन। ये बेसिकली हिस्ट्री से। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स बोलते हैं। सारे सब्सटेंस जितने भी मैटर हैं इस यूनिवर्स में, सब किससे मिलके बने हैं? एक टाइनी पार्टिकल से। टाइनी टाइनी कई सारे पार्टिकल्स से, या बिल्डिंग ब्लॉक जो है मैटर का, दैट इज नोन एज एटम। एटम को क्या बोला जाता है? दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। मैटर, जितने भी मैटर हैं, मैटर मतलब होता है सारे सब्सटेंस, ठीक है ना। इस यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंस है, फ्रॉम टाइनियस्ट टू लार्जर वन, फॉर मैसिव वन, मतलब एक स्मॉल माइक्रोब से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जितनी भी हैं, सब किससे मिलके बनी है? सब एटम से मिलके है। विच आर मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब वेरी एसेंशियल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो सब में मौजूद है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये सब आप जानते ही होंगे, 10th में, 9th में ये सब पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ देयर मासेस दीज पार्टिकल एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पता है क्या होता है ना? एक फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। सो जी इज बेसिकली जी एम वन m2 by r square। दिस इज द एफ जी। Gravitational force जो होता है कि कैपिटल G m1 m2 by r square, when the two massive objects like whose mass is m1 and the second mass is m2, when they are separated by the distance r, so the force acting between them is basically given by force is equals to capital of G m1 m2 by r square. So because these particles, these elementary particles are also having some kind of mass in it, so they exert a ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब सिंपल भाषा में यही है कि दो पार्टिकल्स, दोनों के पास, दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास होगा, मास होना चाहिए बस, और वो किसी सेपरेशन पे है, उन दोनों के बीच में कोई भी, मतलब कुछ भी सेपरेशन है, मतलब आर डिस्टेंस का है या कुछ भी सेपरेशन है, तो वो दोनों क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे फोर्स, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउएवर इन एडिशन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, protons and electrons exert an extra force on each other which is quite large as compared to the gravitational force. This extra force is known as the electric force। चार्जेस की वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उनके पास मास भी होता है। तो अगर मास होता है तो उसके पास ये कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट वो चार्जेस भी उनके पास होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो उनमें क्या होगा? उनमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम देयर मासेस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट पॉजेस सम एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, पता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इंट्रिंसिक मतलब उनकी इंडिविजुअल, उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द एडिशनल property of proton and electron which gives rise to electric force between them is called the electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज हो है क्या? एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ protons and electrons which give rise to the electric force, that is known as electric charge। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब, डेफिनेशन ही यही है कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉज करेंगे, अपने पे कंटेन करेंगे, जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप होगा, एक जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही उन लोगों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस स्केलर क्वांटिटी पता है ना क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज नोन एज, फर्स्ट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्लास 11th
पता ही होगा। और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होगा। और स्केलर क्वांटिटीज हो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड, उनके वो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं उससे। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब प्रोटॉन possesses positive charge that is plus E, while an electron possesses an equal negative charge that is minus E, ठीक है ना? माइनस ई। और ई क्या होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। कूलम क्या है? दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के कूलम। नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ protons and electrons in such it is electrically neutral. When the number of protons and electrons are not equal, they possess a net positive or negative charge. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एटम है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो इक्वल होगा, बराबर होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हाँ, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब वो दोनों कंपनसेट करते रहे आपस में, मीन्स दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट अगर इस नंबर में कहीं भी डिस्टर्बेंस होगा, कहीं भी मिसबैलेंस होगा, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो पार्टिकल, सॉरी सॉरी, वो पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर वो सब्सटेंस बोल सकते हैं, या फिर वो एटम बोल सकते हैं, वो क्या, वो नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे उसको। बट हाँ, अगर प्रोटॉन्स का नंबर अगर बढ़ रहा है, तो मतलब वो जो सब्सटेंस है वो पॉजिटिव कैरेक्टर को अटेन करेगा, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना? सो origin of electric charge in frictional electricity. So when two different objects such as glass rod silk rub together, they are electrified. बता ही चुका हूँ, जब ये ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जा रहा था तो इलेक्ट्रिफाइड हो जा रहे थे। इट हैपेंस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हुए कैसे? बेसिकली क्या है, ये हमारा है ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड, और ये हमारा है सिल्क है। बेसिकली जब रब हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव, इसको बोलते थे विट्रस, ये पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, और ये सिल्क हमारा क्या रहा है? नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अभी मैं बताया था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या हो? इक्वल हो। बट न्यूट्रलिटी तब डिस्टर्ब होगी जब उनके नंबर में मिसबैलेंस होगा। तो ये पॉजिटिव क्यों अटेन किया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू सिल्क। इसी दैट्स द रीजन द last rod is attaining the positive charge. It is going to lose the electron, ठीक है ना? So when the two objects such as the glass rod and the silk are rubbed together, they get electrified. It happens due to transfer of electrons from one object to another object. The object which gains electron becomes negatively charged, and the object which loses electron become positively charged. So वो ऑब्जेक्ट्स जो गेन करेंगे, जो जो लेंगे इलेक्ट्रॉन को, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। इस केस में क्या है? इस केस में ये जो सिल्क है हमारा ना, ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस रॉड से सिल्क की तरफ। तो रॉड ने दिया, मींस वो पॉजिटिव हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। और सिल्क ने लिया, वहां डिफिशियंसी नहीं है, वो तो गेन कर लिया, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब पहले तो न्यूट्रल थे सब, बट इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, दैट्स द रीजन इट अटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, दैट्स द रीजन इट अटेन्स द नेगेटिवली चार्ज। मीन्स द ऑब्जेक्ट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, sorry, positively charged, and which gains the electron becomes the negatively charged। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So the appearance of charges on both bodies can be explained on the basis of the atomic model. According to the atomic model, an atom consists of central positive core called the nucleus। nucleus पता ही होगा, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? जीरो होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने किया था डिस्कवर, और न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना? विच आर हेल्ड इनसाइड विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक होता है, एक फोर्स होती है। 11th क्लास रिवीजन होगा ना, वहां पे ये सब गिवन है। बट फिर भी यहाँ पे बस जानने की जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। हाँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि दो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में और दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये जो फोर्स लगती है, बेसिकली क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आप आपस में। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। ये बेसिकली इन दोनों को पास में लाने के लिए, ताकि इतना भी पास ना आ जाए, बट हाँ इतना पास आ जाए ताकि ये बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। बट दो प्रोटॉन को अगर पास में लेके आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। बट ये न्यूक्लियस तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, जो कि इसको इस न्यूक्लियस को बैलेंस करके रखे, मतलब सारे प्रोटॉन्स को एक पास में रखे, सारे न्यूट्रॉन्स को एक पास में रखे। तो क्या होगा, वो कौन सा न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करके रखने के लिए। तो ये जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बराबर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी बराबर होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में बराबर होता है। मतलब दो न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू द न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके सर्कुलरली वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। The number of electrons in an atom is equal to the number of protons in the nucleus. किस केस में, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज सेम, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब बोलेंगे, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा या जो नंबर होगा, चार्ज तो चलो ठीक है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव, एक में होता है +1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलम, और एक में होता है -1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलम। बट अगर इनका नंबर अगर किसी एटम या किसी सब्सटेंस में अगर बैलेंस्ड है, तो दैट मीन्स दैट वी यूज टू कॉल इट एज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है ना। और अगर बैलेंस नहीं है तो न्यूट्रल नहीं है, तो फिर उन केस में अगर गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और अगर डिफिशियंसी होगा या लूज होगा तो देन इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड between the electrons and the nucleus is much weaker as compared to the nuclear force between the protons and neutrons constituting the nucleus। बेसिकली क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है जो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये इससे मिलके बना हमारा न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और ये जो अंदर न्यूक्लियस के जो दो प्रोटॉन है, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बट यहाँ पे रिपल्सिव लगेगा, ये रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ अनलाइक है तो यहाँ अट्रैक्टिव लगेगा। बट जो रिपल्सिव होगा इस केस में, दैट इज मोर एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव। जो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो अभी न्यूक्लियस के अंदर है, उनमें जो फोर्स लगेगा दैट इज वेरी वेरी मच एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। ओके, so because of this, whereas it is practically impossible to remove the proton from the nucleus, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है न्यूक्लियस में, इसी वजह से न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालना इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है। बट इलेक्ट्रॉन्स चूंकि उतना फोर्स नहीं होता, होता है बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लगता है और वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। वो जो वहां पे जो ना, वो अनलाइक चार्जेस चार्जेस जो मूव कर, मतलब बेसिकली जो रॉड था, जो फर था या सिल्क था, वहां पे जो चार्जेस जो अटेन कर रहे थे, जो मूवमेंट हो रहा था चार्जेस का, बेसिकली क्या हो रहा था,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बड़ा आसान है, बट प्रोटॉन्स को निकालना नहीं। दैट्स द रीजन इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव फ्रॉम एन एटम, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने एक्ट नहीं करता, वहां पे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, जो कि हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं बाय गिविंग सम सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर सफिशिएंट दे देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव फ्रॉम द एटम बाय सप्लाइंग द एनर्जी टू देम, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम डिपेंड्स ऑन हाउ टाइटली इट इज बॉन्डेड टू द एटम। कितना टाइटली वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। Let us now explain the appearance of the charge on the last rod and the silk when they rub together. When a last rod is rubbed with the silk, energy is provided overcome the friction between them. The energy so provided tend to remove the electron from both the last rod and the silk, and in last rod electrons are less tightly bonded as compared to those in silk. That's the reason ये क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये लास्ट रॉड जिसको वीट्रस बोल रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है, और ये सिल्क नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है। एज अ रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स गेट रिमूव्ड फ्रॉम द last rod and transferred to the silk. As the last rod loses electron, it becomes positively charged. On the other hand, the silk acquires equal negative charge on gaining the electrons. जो गेन करेगा that requires the negative charge, जो lose करेगा that requires the positive charge. It therefore follows that in charging process due to rubbing, the appearance of charges is due to the actual transfer of electron. ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मैं अभी बताया था ना, प्रोटॉन्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वहां एक्ट कर रहा है। बट हाँ, हम न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं ट्रांसफर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बहुत हल्का होता है, easily ओवरकम किया जा सकता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज बाय रबिंग देम टुगेदर, द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट चेंज। मास भी चेंज होगा, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके पास भी अपना मास है ना। सो इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मटेरियल पार्टिकल्स एंड हैविंग द स्मॉल मास होता है, और बहुत फाइनाइट मास होता है, एंड इन रबिंग process electrons are transferred from one object to another object, positive charge appears on them। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो मास भी थोड़ा सा तो कम होगा, बट मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg। 31 kg माइनस में, वो भी कितना कम है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है ना। सो की पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। सो इन frictional electricity on rubbing the two objects, the charges appear due to actual transfer of material particle or electron from one object to another। जो चार्जेस जो डेवलप हो रहे थे, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि कम है, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का नहीं है, उतना ज्यादा इस स्ट्रेंथ का नहीं है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज द रीजन वी यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स rather than transferring the protons। Okay, so which loses electron, hence mass of the positively charged object is less in its original mass। but बताया ना, इतना कम होता है मास कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। on the other hand, the mass of the negatively charged object is more than its original mass as the negative charge appears on due to the gain of electron। इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसी वजह से। अब चूंकि ये भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इनके पास भी अपना मास है, अपनी वेलोसिटी है, अपना मोमेंटम है, इसी वजह से, मोमेंटम होने की वजह से, मास होने की वजह से, वेलोसिटी होने की वजह से, इनको मटेरियल पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, उनका मास बढ़ जाएगा, बट मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत नेग्लेजिबल होता है, 9.1 टू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इतना कम।
कि हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। We know that the body can be charged by rubbing it against by some other suitable body. If another body is brought near in a contact with such a charged body, it also gets charged. It acquires the charge of the same sign as that of the charged body. If positive charged body is brought in contact with the uncharged body, the electrons flow from uncharged body to it. On the other hand, if a negatively charged body is brought in a contact, then electrons flow from it to the body to get electrified. In such a process is called the charging of a body by conduction or induction. इंडक्शन और कंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, डेवलप करना एक ऐसे ऑब्जेक्ट में जो पहले अनचार्ज था। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहा है। इसमें भी चार्जेस क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मतलब इंड्यूस हो रहे हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। However, there is another method by which the body may be charged. If a charged body, say a glass rod, rubbed with the silk is brought nearer an isolated conductor. Isolated conductor मतलब होता है कि अगर कोई भी isolated conductor है और ये जब रॉड को हम रब करके उस कंडक्टर के पास लेके गए तो हमें क्या मिला? It is found that the charge of opposite kind is developed near the end of the conductor and the charge of the same kind on the far end. अभी मैं एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। ये हमारा, ये देखो, ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारा, और ये हमारा क्या है, रॉड है। रॉड है, देखो रॉड का, देखो जब पॉजिटिव हुआ, ये रॉड का ये एंड, ये क्या है, ये हमारा लास्ट रॉड है। रॉड का ये पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट देखो बेसिकली जब इंड्यूस हुआ तो यहाँ ये नेगेटिव आने लगा, और जो इससे फार एंड है वहां पे ये पॉजिटिव अटेंड किया। मतलब जो इसके एकदम नियरर पार्ट में था वहां पे अपोजिट चार्ज डेवलप हुए, इंड्यूस हुए, और जो यहाँ पे उसके फार एंड में था वहां पे सिमिलर चार्ज, सिमिलर टू दिस रॉड, ये इंड्यूस हुआ। ठीक है। However, if the charged body is moved away from the conductor, charges develop on its two ends disappear. जैसे जैसे अगर मान लो अगर ये बॉडी को, चार्ज बॉडी को यहाँ से हटाएंगे तो दोनों चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। दिस टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर when a charged body is brought near it on electrostatic induction. Electrostatic induction का मतलब होगा, electrostatic means charge it at rest and induction mean inducing. इंडक्शन हो रहा है चार्ज, चार्ज को हम इंड्यूस कर रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो पहले से चार्ज नहीं है। एक हम चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, दूसरी एक अनचार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, जिसको हम कंडक्टर यहाँ नाम दे रहे हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वो बॉडी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट आर नोन एज द कंडक्टर्स। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का मतलब ही ये हुआ कि एक चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है, तो बिकॉज ऑफ चार्ज बॉडी वी आर इंड्यूसिंग द चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी। ठीक है ना, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। So, in contrast to conduction, there is no transfer of electron between the two bodies during the charging of induction. ठीक है ना? It is because no physical contact takes place between the charging body and the conductor. कोई कांटेक्ट नहीं, तो ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, बट चार्जेस क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहे हैं। क्यों इंड्यूस हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज glass rod is brought near the conductor AB, it attracts the free electron present in the conductor towards it. As a result, the electrons accumulate at the near end A, and therefore this end becomes negatively charged. As the far end B becomes deficient of electron, it acquires the positive charge. The opposite kind of charges appear merely due to the redistribution of electron in the conductor. This redistribution of electron takes place instantaneously when the charged glass rod is brought near the conductor. Basically हो क्या रहा है, समझा रहा हूँ। ये है हमारा ग्लास रॉड है, ये हम क्या किए, सिल्क से जब हम रब किए तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये सिल्क हमारा क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली। इसको जब हम किसी कंडक्टर के पास लेके जा रहे हैं, बेसिकली एक्चुअल में हम उसको टच नहीं करा रहे हैं,
हम यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रख रहे, टच तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। बट क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, और जो उसके फार एंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। मतलब इसके फार एंड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और उसके नियरर एंड में नेगेटिव अपोजिट चार्ज वो इंड्यूस हो रहा है। और जैसे ही हम इस रॉड को बाहर कर देंगे ना, फिर से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स अनचार्ज हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज last rod take charged ebonite rod and brought near the conductor, the electron in the conductor will get repelled। बेसिक क्या है, कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही हम इस रॉड को लेके आ रहे हैं ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये पास में सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर गए। बट यहाँ पे पॉजिटिव वैसे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, सारे चार्जेस एक्यूमुलेट करके यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कम होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इबोनॉइड रॉड को ले लें, इबोनॉइड रॉड को ले लें जो कि एक नेगेटिवली चार्ज है, इबोनॉइड रॉड को ले लें जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होगा, ये अगर हम इसको कंडक्टर के पास लेके जाएंगे तो ये तो नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये यहाँ पे क्या अटेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके नियर एंड पे, और इसके फादर एंड में क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अटेंड करेगा। सो लाइक दैट, ठीक है ना। So likewise, the nearer A and A becomes positively charged and the far end becomes a negatively charged. ठीक है, तो the two kinds of charges that appear on the two ends of a conductor due to the electrostatic induction called induced charges। इस charges को क्या होते हैं, induce, एक्चुअल में थे नहीं है, बट इंड्यूस किए गए हैं, इंड्यूस, ठीक है ना, जबरदस्ती थोपे गए हैं, है नहीं, बट दे इंड्यूस किए गए हैं, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया ना। अब यही है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज्ड बॉडी ड्यू टू प्रोडक्शन ड्यू टू नो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कॉल्ड द इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। इट इज फाउंड दैट ईदर काइंड ऑफ द induced charge is equal to the inducing charge if the charging body is removed। अगर कोई चार्जिंग बॉडी मतलब वो बॉडी जो पहले से चार्ज है, वो चार्जर का काम कर रही है टू अनचार्ज वन के लिए, ठीक है ना। अगर चार्जिंग बॉडी मतलब अगर चार्जर को रिमूव कर दोगे, तो द चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टर डिसअपियर। अगर मोबाइल से चार्जर को हटा दोगे तो चार्ज कहाँ होगा, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी से हटा देंगे, तो फिर क्या होगा, जो चार्जेस जो डेवलप हुए थे कंडक्टर पे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएंगे। thus induced charges stay on the conductor only so long as the charging body is kept nearer the conductor। तो तब तक कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस रहेंगे जब तक चार्जिंग बॉडी उसके पास होगी, अगर जैसे ही दूर जाएगी क्या होगा, चला जाएगा। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वी नो दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द यू नो we know that the mass of an object is equals to the sum of the masses of the its constituent particles। कोई मैटर, क्या मैटर एटम से मिलके बना हुआ है, एटम्स में कई सारे एटम से मिलके एक मैटर बना होता है, ठीक है, और सारे एटम्स के पास अपना मास होता है, सारे एटम्स के पास अपना मास होता है। तो अगर हम मास, टोटल मास कैलकुलेट करेंगे किसी एक मैटर का, तो सारे एटम्स का मास, सारे, और एटम्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से, उन सभी का मास, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ओइंग दिस द मास इज सेड टू बी एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब मास क्या है, एडिटिव है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। लाइक मास, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो पॉजेज एडिटिव प्रॉपर्टी। मास की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, एडिटिव होता है। तो द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जैसे ही मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे m1 + m2 + m3 + m4 ऐसे होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक, इफ q1 q2 q3 आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then the total electric charge on the object is equals to that is represented by the algebraic sum of all the charges। मान लो अगर कोई हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
यहाँ पे Q1 है चार्ज, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5, Q6 ऐसे। तो नेट चार्ज टोटल कितना होगा इस पे? Q नेट जो हो जाएगा दैट इज द सम ऑफ होल चार्जेस। Q नेट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। एकदम सबका सम। तो एडिटिव नेचर का मतलब होता है जैसे हम मास को एक अलजेब्रिक की तरह ऐड कर सकते हैं, वैसे हम चार्जेस को भी एक अलजेब्रिक एडिशन की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? यही मैं कहने का मतलब है। इट मे बी पॉइंटेड, ये क्या शो करता है? ये शो करता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट व्हाइल टेकिंग द अलजेब्रिक सम द साइन कन्वेंशन जो है मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। साइन का ख्याल रखना है। अगर मान लो कोई चार्ज Q1 है, कोई पॉजिटिव है, और चार्ज Q2 जैसे नेगेटिव है, तो Q नेट कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मतलब अगर साइन के साथ रखेंगे तो Q1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ Q2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस ऑफ Q2। ये हो जाएगा नेट चार्ज, ठीक है ना? तो द एडिटिव प्रॉपर्टी, ये द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर इन द फॉलोइंग टू कॉन्टेक्ट accounts, ठीक है ना? तो मास ऑफ द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। वेयर इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्योंकि पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, वो पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना? तो चार्जेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास क्या है? हमेशा से एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन जीरो। टोटल मास जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि मास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो अगर दो पॉजिटिव का सम करेंगे जो कि नॉन जीरो है, उनका सम भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। बट चार्जेस क्या होंगे? जीरो जीरो हो सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई कोई 2 कूलम चार्ज है, एक -2 कूलम चार्ज है, दोनों को ऐड किए, एक 2 कूलम है, +2 कूलम है, एक -2 कूलम है, दोनों को ऐड कितना होगा? +2 कूलम माइनस ऑफ 2 कूलम, दैट इज इक्वल टू 0 कूलम। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एडिटिव था, हम ऐड कर दिए, 0 कूलम है। मतलब जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मान लो देखो, +4 कूलम था और +2 कूलम था, दोनों को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, कितना हो गया? +6 कूलम। 6 कूलम होगा, दोनों दोनों को ऐड कर दिया। नेगेटिव कैसे होगा? एक -4 कूलम है, एक प्लस का 2 कूलम है, दोनों को ऐड कर दिया, -2 कूलम। नेगेटिव, तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, ये सारे केसेस। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों ही केसेस पॉसिबल है। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने एडिटिव नेचर खत्म कर दिया। एडिटिव नेचर का मतलब क्या था? कि जैसे मास को हम एडिशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे Q1 Q2 एंड सो ऑन इतने चार्जेस डेवलप हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज बेसिकली द algebraic सम ऑफ द individual charges. But one thing is that positive or the negative or the sign of the electric charges must be taken into account. साइन का ख्याल रखना है। अगर साइन गड़बड़ होगा तो आंसर गड़बड़ निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, चूंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है ना, तो रिवीजन सीरीज में मैं हर एक चीज बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहे हैं। ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस ये रिवीजन है। और रिवीजन में क्या होता है ना, रिवीजन में देखिए, रिवीजन में चीजों को बस थोड़ा समझना रहता है, क्योंकि आप पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं। मैं भी यही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप पहले से पढ़ के बैठे हैं। बस आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा उसको समझ रहे हैं, उसको रैप कर रहे हैं, मतलब जो पहले जो पढ़े थे उसको याद कर रहे हैं, उसको रिवाइज अपने मेमोराइज कर रहे हैं दिमाग में, कि अच्छा हाँ यार, ओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया था, ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग रिवाइज हाफ ईयरली में आया था ना, सितंबर में हुआ था ना हाफ ईयरली, मतलब जब भी हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर जब भी हुआ था, आया, पूछा गया था। तो उसमें आया था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या क्या होता है? वो एडिटिव होता है, उनको हम अलजेब्रिक सम की तरह ऐड कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये क्या है? 1.6 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना? ये क्या है? 1.6 इंटू, सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। मेरी हैबिट हो गई है लगातार पढ़ाने की ना, इसी वजह से, सॉरी, ठीक है ना? Basically the magnitude of charge on proton or an electron, basically 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, is called, क्या बोलते हैं? elementary charge बोलते हैं इसको, elementary charge। since
प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर। मैटर में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब हमारा जो मैटर है ना, मैटर 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 किससे बन रहा है? एटम्स से मिलके बना है। और एटम्स किससे मिलके बने? थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से। दैट इज पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल है ये, कोई चार्ज नहीं होता। और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये दोनों भाई साहब कहाँ होते हैं? ये दोनों भाई साहब लोग होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्या होता है? ये रिवॉल्व करता है वेरियस फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में। ये जब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे, रिवीजन कराऊंगा मैं जब बोर मॉडल का, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी इसी में है, क्लास 12th में है, न्यूक्लियाई से पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब, उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों रदरफोर्ड कैसे डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। इन सब पे हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे? उस केस में जब हम लोग न्यूक्लियर पढ़ेंगे। अभी बहुत बात की बात है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं यार, तो फिर धीरे धीरे चलो, आराम आराम से। हम भागना नहीं है। 2 महीने है ना, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी, और थोड़ा सा कल 25 है यार, 25 दिसंबर। एंजॉयमेंट होगा कि नहीं? एंजॉय करना, बट पढ़ाई भी, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है अभी विंटर ब्रेक चल रहा है ना, छुट्टियां होंगी, तो छुट्टियों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेपर आ रहा है ना, जेई मेंस भी आ रहा है, सीयूईटी भी आ रहा है यार, और नीट भी आ रहा है। फिजिक्स तो सभी में आएगा, बोर्ड्स भी आ रहा है, सभी में कॉमन है। तो भाई साहब सब लोग मन से पढ़ाई करो, ठीक है ना। मैं हर एक दिन एक वीडियो लेके आऊंगा। आप सभी लोग बस हमारे साथ रहिए, चैनल को शेयर करिए, टाइप करिए, और हाँ, कमेंट करिए प्लीज। जितना भी क्वेश्चन आप, जो भी आज मैं पढ़ाया हूँ, रिगार्डिंग कोई डाउट आ रहा है, कोई भी स्मॉल से स्मॉल डाउट आ रहा है, प्लीज आप कमेंट करिए। मैं डेली क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको, मैं पोस्ट भी डालूंगा, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपका काम क्या है? उसको आंसर करना, ठीक है ना। शॉर्ट्स भी इस यूट्यूब चैनल पे मैं इन सबको एक शॉर्ट्स के फॉर्म में भी रखूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या शॉर्ट डाउनलोड कर लीजिए, बस एग्जामिनेशन से पहले 2 मिनट में देख लीजिए। तो ये सब चीजें, मैं शॉर्ट नोट्स भी दूंगा आप लोगों को, मैं पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। देख रहे हैं मैं कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस ई। इन अदर वर्ड्स, द चार्ज possessed by an object cannot be fraction of plus e. Mathematically the charge on object must be equal to q is equals to plus minus ne। मतलब कोई भी चार्ज होगा, that is can be represented as plus minus ne। इसको प्लस माइनस एनी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज को हम प्लस माइनस एनी की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एन क्या है? एन इंटीजर है, इंटीजर है। फ्रैक्शन ऑप्शन अलाउड नहीं है यहाँ, 1/2, ये सब अलाउड नहीं है। केवल ये प्लस, -1, +1, +2, -2, इस टाइप के नंबर इंटीजर सारा अलाउड होंगे। एन इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा? किसी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द क्यू इज इक्वल टू कैन बी रिप्रेजेंट एट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये की क्या है? ई है बेसिकली द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और जब हम इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम बता पाएंगे कि हाँ, उस ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस दैट q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस एनी, दैट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। Further, the charge on an object can be increased or decreased in the steps of E. It is because during a charging body, an integral number of electron can be transferred from one body to another body. It is known as quantization of charge or discrete nature of। Discrete का मतलब ये होता है कि that is not a continuous, continuous नहीं है, चेंज आ रहा है, इंटीग्रल चेंज आ रहा है इसमें, कंटिन्यूअस नहीं है। एक होती है डिस्क्रीट। देखिए अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे ना, अगर आप ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूअस कर्व ऐसे होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व, और डिस्क्रीट कर्व कैसे होते हैं? ऐसे। मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटीग्रल वैल्यूज में ही है बिल्कुल बस। ये डिस्क्रीट वैल्यूज में है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस, ये डिफरेंस होता है। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये होता है डिस्क्रीट कर्व। मैथमेटिक्स है, ठीक है ना।
ये भी मैं पढ़ाऊंगा, इस पे भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं मैथमेटिक्स भी बोर्ड का कवर करूंगा। द फैक्ट दैट ऑल observable charges always some integral multiple of the elementary charge e 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb known as the quantitation of charge। मतलब कोई भी चार्ज को जब हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में के रिप्रेजेंट, मतलब q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। So the discrete nature of electric charge is usually not observable in actual practice. It is because step size of electric charge is very small. Due to this, the number of elementary charges involved become extremely large even when the electric charge on an object on an object is changed by a very small amount. For example, when a glass rod is rubbed with a silk, the charge of the order of 1 microcoulomb, that is 10 to the power of sigma माइक्रोकूलम, पता क्या होना था? देखो, नैनो माइक्रो ये सब पता होना चाहिए। मिली मिली मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -6, ठीक है ना? नैनो मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -9, इस टाइप पे ये सब पता होना चाहिए। एंगोस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -10। ये सारी चीजें याद कर लो, क्योंकि ये आगे आएंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग रेडियस पढ़ेंगे ना, दैट आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, है ना, आर नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3, या ऐसे ऐसे जब हम रेडियस पढ़ेंगे, आर 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 इज इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर ऑफ 1/3, इस टाइप का। तो ये सब चीजें एंगस्ट्रॉम में होती हैं, तो ये सब चीजें वहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब हम रेडियस पढ़ते हैं, दैट आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर एन क्यूब, ये सब मैं वहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो अभी नहीं, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा इंटेंशन है जो पढ़े हैं पहले वो अच्छे से आए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं। मैं वहाँ पे डिटेल में ये सभी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे क्या। Okay, now see, since one elementary charge is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, the number of elementary charges on the glass rod or silk is given by n, 10 to the power of -6 डिवाइड बाय 1 चार्ज। मतलब देखो, अगर क्वेश्चन है दैट q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। अगर हम चार्ज मोल दिए कि 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम है, दैट इज इक्वल्स टू कितने ऐसे हुए, तब नंबर ऑफ कितने चार्जेस हुए, कितने नंबर ऑफ चार्जेस, तो n मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। और इसे जब हम डिवाइड करेंगे से, तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। सिंस इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर, सिंस इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, so quantitation of charge is not observed, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर है ना ये, ठीक है। quantitation of charge is not, contrary to it, contrary to it, contrary to it, one observed that a continuous variation in charge, the quantitation of charge cannot be explained on the basis of the classical theory. So the basic nature of the quantitation of charge lies in the fact that the charging of a body is always due to the transfer of the integral number of electrons, ठीक है, integral of electrons। So the quantization effect of charge can be observed at only the microscopic level। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम क्वांटाइजेशन को देख पाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करिए। कोई एक पॉलीथीन piece rubbed with a wool is found to have a negatively charge, that is this, estimate the number of electrons transferred। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि that we need to use the quantitation of charge, q is equals to plus minus of any, ठीक है ना। चार्ज given है, that is, what is the charge given here, that is 3 into 10 to the power of -7 coulomb, that is 3 into 10 to the power of -7 coulomb is equals to n times of this 1.6 into 10 to the power of -19 coulomb। So n क्या हो जाएगा? Then n is equals to 3 into 10 to the power of -7 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power of -19 coulomb। इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप सभी को मैं तो आंसर दे ही रहा हूँ, बट आप लोग भी ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू
ये 1.875 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, 10 to the power of -7 प्लस का 19, कितना हो जाएगा, दैट इज n इक्वल्स टू 1.875 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12 ना, प्लस का 12, सॉरी, कुलम नहीं, प्लस का 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है जब वो ये अटेन कर रहा है चार्ज। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड में आएंगे, और अभी तो मैं बेसिकली रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये सब हमें आना चाहिए। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज नीदर बी created nor be destroyed. That just in mechanics, the total linear momentum of an isolated system always remains constant. The electric charge also obeys similar law. जैसे मोमेंटम होता है ना कि कांस्टेंट होता है, मतलब इनिशियल में जो हमारे पास वैल्यू थी वो फाइनल भी वही होनी चाहिए, मतलब इनिशियल में जो समेशन जो मिल रहा था हमें, दैट इज इक्वल टू द फाइनल समेशन ऑल्सो। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, the net charge always remains constant. Net charge always remains constant means that after doing manipulation, whatever the initial charge जो हमारे पास थे, that are always remains constant. You know, the final charge or the final charge is equal to the initial charge. The sum of the final charge is equals to the initial. So Q net in initial is equals to Q net final. Basically यही है quantization of charge, that in any physical process the charge may get transferred from one part of the system to another, but net charge always remains the same. ट्रांसफर होने के पहले जो वैल्यू आ रही थी नेट चार्ज की, दैट इज इक्वल टू आफ्टर द ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर होने के बाद, इन अदर वर्ड्स द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है चार्ज ना ही क्रिएट किए जा सकते, ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते। सिमिलरली मास, जैसे 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 मास होता है ना, मास को हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या होता था, मास क्या होता था, ट्रांसफॉर्म होता था एनर्जी के फॉर्म में टू अटेन द स्टेबिलिटी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। द फॉलोइंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वी नो दैट व्हेन अ glass rod is rammed with a silk, the glass rod become positively charged and the silk become negatively charged. Okay, ठीक है। The amount of positive charge on a glass rod is found exactly the same as the negative charge on the stick. अरे जो ग्लास रॉड था ना हमारा, ग्लास रॉड ये पॉजिटिव, ये रॉड हमारा था ये पॉजिटिव, जिसको हम लोग वीट्रस बोल रहे थे, ये पॉजिटिव अटेन, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफिशियंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम था, बट सिल्क क्या था, सिल्क हमारा नेगेटिव चार्ज शो कर रहा था, सिल्क नेगेटिवली चार्ज था। दस द सिस्टम ऑफ द glass rod and the silk, which had zero net charge before rubbing, still possess zero net charge after rubbing. मतलब पहले रब करने के पहले दोनों ही चार्ज नहीं थे, दोनों ही चार्ज नहीं थे। रॉड भी देखो, रॉड भी पहले अनचार्ज था और सिल्क भी अनचार्ज था, तो टोटल चार्ज का सम कितना हुआ, जीरो। और रब करने के बाद ये पॉजिटिव अटेन किया, उतना ही इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और ये उतना इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, दोनों को जब हम ऐड किए, बिकॉज हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो दोनों को जब ऐड किए तो दोनों आपने आपको कैंसिल आउट कर दिए, तो नेट चार्ज हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यही बताया जा रहा है। और देखिए सेकंड, इन द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोटॉन इज फाउंड रिमेन्स द प्रोटॉन नंबर और द atomic number is found to be remains unchanged. For example, in the nuclear fission दो टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका भी डिटेल में हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब यूरेनियम का जो 92, जब ये यूरेनियम 92 टू 35 का जो आइसोटोप है, इसको जब हम न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं, न्यूट्रॉन से जब हम इसका हम बम्बार्डमेंट कराते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन से जब हम बम्बार्डमेंट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बेरियम मिलता है, बेरियम, बेरियम 141, लेप्टॉन मिलता है, क्या मिलता है, हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं, तीन न्यूट्रॉन मिलते हैं।
ठीक है ना, और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है ऐड अप होना। तो न्यूक्लियर, अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर क्या है बिफोर द फ्यूजन, कितना है, ये प्रोटॉन नंबर होता है या एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर, ऊपर वाला मास नंबर है। जिस बेसिकली क्या होता है, मास नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन दोनों का समेशन होता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज जस्ट बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर देखो, पहले ये पहले का कंडीशन है 0 + 92, देखो 92, और यहाँ पे देखो बाद में देखो 56 है, 92 है, और ये 3 0, ये भी सम कितना आ रहा है 92। तो मतलब क्या हो रहा है, पहले जो वैल्यू थी वो बाद में ही वैल्यू है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीजें कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही हैं। सो देखो, दस नेट चार्ज, सो द नेट चार्ज प्रोटॉन नंबर इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है ना। और ये थर्ड मैं ऐसे ही दे दिया हूँ, द एनाइलेशन ऑफ द मैटर, द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू produce a gamma ray photon, and the production is a gamma ray photon materializes। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी अब कोर्स में नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, बोर्ड्स में नहीं है। और नीट और उसमें देख लेंगे हम लोग, जब उसकी सीरीज आएंगे तो पढ़ लेंगे। हाँ, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ जाएगा लिखने के लिए। द फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब दो सिमिलर नेचर ऑफ, मतलब एक पॉजिटिव है क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, क्या करेंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे यार, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे। तुम लोग भुलवा दे रहे हो यार ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक चार्जेस मतलब जो डिसिमिलर चार्जेस है, जो सिमिलर नहीं है, वो अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर वाले रिपेल करेंगे। ये कहने का मतलब है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम, इज इक्वल टू द दिस, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री नेगेटिव पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का भी तो चार्ज क्या होता है, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का भी जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिकली समझाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन एडिटिव इन नेचर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज नेट जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। इन सबका हम समेशन, एक अलजेब्रिक सम की तरह हम ऐड कर सकते हैं। इन this it implies that the total charge on an object is the algebraic sum of the charges located at different points in the object। और फिर the fourth point है, the charge is quantized, the, that is the charge carried by an charged object is equal to the plus minus of any, that q is equals to, where q is defined as plus minus of any। quantization of charge मतलब q is basically the integral multiple of the e, ठीक है। वेर एन क्या है, एन एक इंटीजर है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है जो इनिशियल फेज में थे, जो चार्जेस का जो सम था, जो नेट चार्जेस का जो सम था, दैट इज इक्वल टू द आफ्टर द रबिंग और समथिंग, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के पहले जो चार्जेस का जो सम था, वो दैट इज इक्वल टू द आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उनके इनिशियल कंडीशंस में जो चार्जेस का सम था, वो फाइनल कंडीशन में भी सेम होगा। अनलाइक मास, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन। सो मोशन से उतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। ये ये सब चीजें हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जितनी स्लाइड्स आप वो देख रही हैं, ये हमारे ऐप पे मिल जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे ये सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको, और ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। रिवीजन के टाइम में ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि इस स्लाइड को मैंने 4-5 बुक से मिला के अच्छे से बनाया है, ठीक है ना।
अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगाया है और फिर कई जगहों से मैंने मटेरियल इकट्ठा किए तब जाके मैं ये बनाया हूँ। तो ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी, ये स्लाइड आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था ना, जो जो न्यूटन साहब दिए थे कि अगर दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 मास है, m2 मास है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वो भी G क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। सिमिलरली चार्जेस के बीच में क्या होगा, अगर कोई चार्ज q1 है, कोई चार्ज q2 है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो r है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज the proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है ना। वो फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, अगर तो फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स भी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। मतलब ये इनवर्स बिहेवियर शो कर रहा है, ये डायरेक्ट बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर इन दोनों को क्लब करेंगे तो फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे होगा। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब इसको हटाएंगे, साइन को हटाएंगे, तो कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझा दूंगा, अभी मैं रफ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो मैंने यहाँ बताया। एनालॉगस है मतलब सेम बिहेवियर टाइप का शो करते हैं। इन 1785 कूलम ऑब्जर्व, कूलम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय यूजिंग द टॉर्शन एंड बैलेंस। इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है। तो इन इज ऑब्जर्वेशन नोन एज द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट स्टेट्स दैट द टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल each other with a force which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है। तो force is repulsive if the charges are alike, alike means same। force repulsive होगा if charges are alike, attractive in case of unlike, ठीक है ना। तो अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव होगा, और अगर अनलाइक होगा तो अट्रैक्टिव होगा। फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल नेचर मतलब होता है कि अगर यहाँ पे Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में लाइन है, तो ये सेंटर के लॉन्ग लाई कर रहा है, मतलब ये लाइन पे ही एला करे, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू थिंग्स है, दो एंटिटीज के बीच में अगर लाइन ज्वाइन कर रही है और वहां पे अगर कोई फोर्स फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इट में बी पॉइंटेड आउट दैट द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होल्ड्स फॉर स्टेशनरी चार्जेस। मोशन में नहीं होना चाहिए, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, हम लोग कंसीडर ही यही किए थे, वी आर अज्यूमिंग दैट द चार्ज इज एट रेस्ट। हम चार्ज को रेस्ट पे मान के चल रहे थे। तो जब हम स्टेशनरी मान के चल रहे हैं तो ये कूलम्स लॉ जितना भी बेस्ड है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के केस में बेस्ड होगा, बट वहां पे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होने की वजह से इसमें मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। So holds for the stationary charge. Further, the two charges should be of point size. Important point है। पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है, पॉइंट साइज का मतलब बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है ना। अब चार्ज स्फेरिकल नेचर के होते हैं, इनका अपना एक इंटरनल रेडियस भी होगा। मान लो अगर मैं अगर इस चार्ज को ऐसे बड़ा मान लूं, चार्ज इसको छोटा मान लूं चार्ज, ठीक है ना। इनका अपना एक रेडियस है, अपना एक डायमेंशन है, और इनका भी यहाँ डायमेंशन है। बट इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, इफ द डिस्टेंस इज मच मच लार्जर देन देयर डायमेंशन, सो वी आर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करेंगे। पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन ही यही होता है कि अगर दो एंटिटीज या दो सब्सटेंस जो चार्ज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका जो डायमेंशन होगा, बेसिकली जो रेडियस होगा या वॉल्यूम होगा या जो भी होगा डायमेंशन होगा, वो उन दोनों की डिस्टेंस से बहुत कम होगा, तो हम उस केस में उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि उन दो ऑब्जेक्ट्स का जो डायमेंशन होगा दैट इज वेरी मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, that in that case we are
ट्रीटिंग देम एज ए पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली ये होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर इसको हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये हम लगा दिए। बेसिकली क्या है, मतलब कंसीडर करो कोई पॉइंट ए है, इसका चार्ज Q1 है, कोई पॉइंट बी है, इसका चार्ज Q2 है। ये फिगर मैं समझा रहा हूँ वहीं पे, 1.3 फिगर है ये, ठीक है ना। मैं बेसिकली ये लग रहा है गलती से कोई लिख दिया है, ठीक है ना। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन दूरी ये है, तो उनमें जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और रिपल्सिव होगा जब Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के होंगे, और अट्रैक्टिव होगा जब दोनों डिफरेंट नेचर के, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हुए तब रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव हुए तो रिपल्सिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होंगे उस केस में क्या होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो Coulomb's law can be positive as means can be attractive as well as repulsive. Attractive होगा जब unlike होंगे और repulsive होगा जब alike charges होंगे. So where K is known as the proportionality constant, it depends upon the nature of the medium in which the two charges located in the system of the units adopted. Force Q1 Q2 by R. मतलब ये क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट जो है ये K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बेसिकली यही होता है कि इन SI व्हेन द टू चार्जेस लोकेटेड इन अ वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में तो क्या बोलते हैं इसको, ये K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब ये होता है परमिट करना, ठीक है ना, मतलब मीडियम कितना परमिट कर रहा है चार्जेस को ट्रेवल करने के लिए, दैट इज द परमिटिविटी। तो फ्री स्पेस के केस में परमिटिविटी जो हमारी होती है दैट इज द एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। यूनिट इंपॉर्टेंट है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और के की वैल्यू क्या होती है, के बेसिकली होता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, चूंकि रिवीजन सीरीज चल रही है तो मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। और हाँ, ये रहा बेसिकली आर है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स इफ इट इज हैविंग दिस चार्ज और दिस चार्ज, suppose that the q1 is, I'm taking q1 as 2 into 10 to the power of -7 coulomb and q2 as 3 into 10 to the power of -7 coulomb, and the separation between them is 30 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज है, सबको ऐसा यूनिट में लिखना है, मीन्स 0.3 meters, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फोर्स, देन फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। और के की वैल्यू क्या होती है, के बेसिकली उन्होंने सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, इट इज द परमिटिविटी इन, इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होती है, ठीक है ना, दैट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है सबको, ठीक है ना। और जो के की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालना है, इसे सिंपल वैल्यू डालना है, 9 टू 10 टू द पावर ऑफ 9, इरेजर ले लूंगा, हाँ। So force is basically 9 into 10 to the power of 9। Q1 कितना है, that is 2 into 10 to the power of -7। और ये क्या है,
3 into 10 to the power of minus 7 divided by 0.3 होल स्क्वायर। फोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 9 टू 2 18 327 27 मल्टीप्लाइड बाय, इसका आंसर आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है ना। 7 7 दैट विल बी इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 0.09। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 9/100। ये 100 ऊपर जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, 3 से 27, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस का 3 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ चार्ज देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज इन SI, तो the force between the two charges Q1 and Q2 are held at a distance r apart in a vacuum is given by F is equals to this, 9 to 10 to the power of 9 हो जाएगा, 4 नहीं है 9, ए मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सपोज Q1 और Q2 को Q मान लेते हैं और R को हम 1 मीटर मान लेते हैं, तो फोर्स का जो डेफिनेशन होता है दैट इज बेसिकली दिस। अगर हम फोर्स बेसिकली ये होगा यूनिट ऑफ चार्ज, एक कूलम बेसिकली यही डिफाइंड होगा, दैट इज फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ए है और बी है, इन दोनों का सेम नेचर है चार्जेस के फॉर्म में, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और इन दोनों में फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 9 टू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन, तो इन दोनों का जो चार्ज जो अटेन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम। therefore 1 कूलम is the charge which repels and equal similar to the charge with a force of 9 to 10 to the power of 9 Newton when placed in a vacuum or air, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पूरा, रिवीजन आज का, ठीक है ना। ये हो गया हम कॉन्सेप्ट, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये हाँ, ये मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। ये बताएंगे ना यार। 54 हो जाएगा ये, तब से मैं बोल रहा हूँ 54, ये हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये 54, 9 1 जा 9, 6 9 जा 54, सो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए, ताकि पता तो चले आप लोग क्या। हाँ, सो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट लर्निंग टुगेदर, साथ में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ये सारी स्लाइड्स जितनी भी हैं ये ऐप पे गिवन है, आप ऐप डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट भी दी हुई है, आप वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को परचेज करिए। पहले फ्री मटेरियल दिए हुए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, उन टेस्ट को करिए, देखिए और एवेल्युएट करिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स पे फोकस करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन जितना हो जा रहा है रिवीजन करते रहिए। प्लीज़ हम लोग के साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, कमेंट करिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आपका फीडबैक हमें पूरा मैटर करेगा। आप लोग जो सजेशंस देंगे हम लोग उस पर डे बाय डे काम करेंगे, उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो भी आपका होगा ऑनेस्ट रिव्यू दे दीजिएगा, हम लोग उसको 100% गियर अप करेंगे और 100% एक्सेप्ट करेंगे, और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे अच्छे, ताकि हम लोग का गोल क्या है, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारा मेन गोल है, इसी वजह से देखिए नाम रखा गया ई शिक्षा हट। ई शिक्षा हट का मतलब ना, समझ रहे हैं ना, एक ऐसा हट, एक ऐसी झोपड़ी जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, ठीक है ना। और उसके नीचे देखिए योगा कर्मसु कौशलम लिखा है। योगा कर्मसु कौशलम मतलब अगर आप योग करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, तो आप निखर के आएंगे बाहर। तो इसी लाइन के साथ, योगा कर्मसु कौशलम के साथ, हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां पे, ये सारे मटेरियल आपको ऐप पे मिल जाएंगे। आप ऐप डाउनलोड करिए और हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है ना। साथ में पढ़ेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।